बंशी शोभित कर। मेरे नौजवान साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ हैं, सुंदर हैं और मैं जो कुछ भी कह रहा हूं, मेरी बातों को आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। तो मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया है कि यह जो पढ़ाई चल रही है ये लोक कल्याणार्थ है। इसमें किसी भी प्रकार का आप किसी भी तरह का शंका शुबह मत करिए। और मैं इस पूरे इंडियन पॉलिटी को, पूरे जीएस को इसी तरीके से पढ़ाते चले जाऊंगा। उसमें जो प्रश्न, इम्पॉर्टेंट प्रश्न होता है, उसकी व्याख्या करते चले जाऊंगा, लेकिन क्रमशः। सबसे पहले आप वस्तु स्थिति को समझ लीजिए। यूपीएससी और पीसीएस आपसे यही मांगती है, आपने वस्तु स्थिति को समझा कि नहीं। व्हाट इज द सर्कमस्टांसेस, व्हाट आर द मेन व्यू, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। और यदि आपने वस्तु स्थिति को नहीं समझा है तो फिर कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप हाथ मलते रह जाएंगे। अब देखिए, मैं अब नया सब्जेक्ट, नया टॉपिक आपके सामने परोस रहा हूँ। देखिए, लोक कल्याणार्थ, लोक कल्याणार्थ, लोक कल्याणार्थ हेतु, लोक कल्याणार्थ हेतु बी नारायण सर की, बी नारायण सर की, बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति, अनुपम प्रस्तुति, अनुपम प्रस्तुति, अनुपम प्रस्तुति, बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति। आज का टॉपिक, टॉपिक नंबर 5, टॉपिक नंबर 5। आज हम लोग 5वां टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और ये है भाग 1। ये है भाग 1। ये भाग 1 आज हम लोग पढ़ेंगे। और भाग 1 के अंतर्गत जो अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद उसमें वर्णन है 1 से 4 तक का ये वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया, ये वर्णन किया गया है। ये 1 से 4 तक का ये वर्णन किया गया है। ये 1 से 4 तक का वर्णन किया गया है। यानी भाग 1 में अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 का क्या किया गया है, वर्णन है। इसी में ये 4 का क्या कर दिया गया, ये वर्णन किया गया है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे भाग 1। और भाग 1 के अंतर्गत जो अनुच्छेद है 1, 2, 3 और 4, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 वी विल रीड इन रिगार्ड ऑफ दिस व्हाट आर्टिकल्स। इस आर्टिकल के संबंध में हम लोग आज विचार करेंगे कि आखिर इसमें क्या लिखा है, व्हाट डिड राइट विद इन दिस आर्टिकल, इसमें कौन सी बातें लिखी गई है, इस बात पर हम लोग विचार करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं भाग 1। हम लोग पढ़ते हैं भाग 1, हम लोग पढ़ते हैं भाग 1। इसमें पार्ट फर्स्ट, ये है पार्ट फर्स्ट। और इस पार्ट फर्स्ट में जो अनुच्छेद का जो वर्णन किया गया है, ये अनुच्छेद, वो अनुच्छेद है 1 से 4 तक का। 1 से 4 तक ये किया गया है, फ्रॉम 1 to 4, फ्रॉम 1 to 4, फ्रॉम 1 to 4, ये 4 तक इसमें क्या कर दिया गया, ये वर्णन कर दिया गया है। तो ये है भाग 1, पार्ट 1, अनुच्छेद 1 से 4 तक इसमें वर्णित है। यानी फ्रॉम 1 to 4 आर्टिकल्स आर डिस्क्राइब्ड विद इन पार्ट 1। तो हमको जो देखना है, हम सभी लोग जो देखेंगे इसमें आर्टिकल 1 में क्या लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं व्हाट डिड राइट विद इन आर्टिकल 1। तो आर्टिकल 1 में क्या लिखा है, इस बात को देखिए। ये आर्टिकल 1 में क्या लिखा है। तो आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत
इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, भारत will be a union of states, will be a union, ये union of states, will be a union of states। और हम अपने तरह से इसको लिख देते हैं not federation of states, not federation, not federation of states, not federation of states, not federation of state। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसको हिंदी में यदि हम लिखें तो इसका मतलब है इंडिया ही भारत है, इंडिया, इंडिया ही भारत है, इंडिया ही भारत है। और क्या है? राज्यों का संघ है, ये राज्यों का, ये क्या है? ये संघ, ये राज्यों का संघ है। तो इस जगह आप देखिए ये प्रश्न बराबर पूछा जाता है कि भारत क्या है, तो भारत हमारा क्या है? राज्यों का संघ है, यानी क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ये भारत हमारा क्या है? ये राज्यों का संघ है। इसका मीनिंग क्या है? इंडिया दैट इज भारत, इंडिया ही भारत है। और इंडिया क्या होगा? विल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और ये क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। ये क्या होगा? ये राज्यों का, ये क्या होगा? ये संघ होगा। नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। यहाँ फेडरेशन का मतलब है, यहाँ फेडरेशन का मतलब है परिसंघ। ये फेडरेशन का मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है? ये परिसंघ दिया गया है हिंदी में, परिसंघ। और यूनियन का मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर ये संघ दिया गया है। तो ये आर्टिकल 1 में लिखा गया है। अब इस पर हम लोग विचार करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों लिखा गया। आफ्टर ऑल, वाई सच टाइप ऑफ लाइन रिटन इन माई कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों नहीं फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया? क्यों जाकर के यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया? तो मोटा मोटी तौर पर यदि देखा जाए तो दोनों का थोड़ा सा अंतर है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर क्या मीनिंग है भाई? इसका मीनिंग है इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, ये दैट इज इंडिया, दैट इज ये भारत। यहाँ इंडिया शब्द को ही क्यों पकड़ा गया? ये भारत शब्द को और इंडिया शब्द को क्यों पकड़ा गया? यहाँ पर ये बात को ध्यान में रखना है। तो चूंकि भारत में क्या है? बहुत सारे आक्रांता लोग आए थे। आक्रांता लोग यहाँ पर क्या हुए थे? ये आए थे। आक्रांता लोग क्या थे? ये आए थे। यदि हम प्राचीन भारत से ही लें तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कौन आ गए? यहाँ पर ईरानी आ गए, यहाँ पर ईरानी आए, यहाँ यूनानी आए। यहाँ कौन आ गए? इंडो यवन आ गए, इंडो यवन आ गए। कौन आ गए? यहाँ पर पहल्लव आ गए, पहल्लव आ गए। यहाँ कौन आ गए? यहाँ पर शक आए। फिर यदि आगे देखें तो यहाँ पर कौन आ गए? ये हून आ गए, ये हून आए। फिर यहाँ पर कौन आ गए? ये अंग्रेज आ गए, ये अंग्रेज ये हून आए। फिर यहाँ पर कौन आए? ये तुर्क लोग आए, ये अरबी लोग आए। फिर यहाँ पर कौन लोग आए? ये मुगल लोग आए। और फिर लास्ट में कौन लोग यहाँ पर आ गए? यहाँ पर अंग्रेज लोग आ गए। तो कहने का मतलब ये है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? जस्ट आई एम सेइंग यू, इसका मीनिंग ये है कि भारतवर्ष आक्रांताओं का क्या था? चरागाह था। ये भारत क्या था? ये भारत आक्रांताओं का, ये आक्रांताओं का ये क्या था? ये चरागाह था। ये आक्रांताओं का ये चरागाह था। सब लोग आए, सब लोगों ने भारत को लूटा और लूट करके यहाँ से क्या हुए? चले गए, या कुछ लोग रह गए, या यही की संस्कृति में ये समाहित हो गए। तो सबों ने भारत को अपने अपने तरीके से पुकारा। तो भाई इसमें जो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है तो इंडिया शब्द आ गया। तो इंडिया नाम से दुनिया में बहुत सारी बातें की गई थी। कहे इनसे पहले इंडिया नाम से बहुत सारा समझौता हुआ था, संधि हुआ था, अलायंस हुआ था। तो अब जो वर्तमान समय में जब संविधान बनने लगा तब तो इंडिया शब्द बहुत फैल गया था, सारी दुनिया में इंडिया शब्द फैल गया था। तो संविधान विज्ञ के सामने ये बात आया कि साहब इंडिया शब्द को तो अब हटाया नहीं जा सकता है,
इंडिया शब्द को क्या नहीं किया जा सकता है, हटाया ये नहीं जा सकता है। ये इंडिया शब्द को हटाया नहीं जा सकता है। क्यों भाई? बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसके तहत इंडिया नाम से क्या हो चुका है, ये संधि हो चुका है। इंडिया नाम से क्या हो चुका है भाई? समझौता हो चुका है। इंडिया नाम से क्या हो चुका है भाई? अलायंस हो चुका है। इंडिया नाम से ही किस में चला गया है? यूएनओ में चला गया है। तो आखिर इंडिया शब्द को तो हटाया नहीं जा सकता, इसलिए इतना ये पॉपुलर हो गया कि भाई इसको हटाना ये खतरे से खाली नहीं था। इसलिए संविधान विज्ञ ने इंडिया शब्द के साथ कौन शब्द को जोड़ने का कोशिश कर दिया? ये भारत शब्द को जोड़ने का कोशिश कर दिया। इसीलिए कौन नाम रखा गया? इंडिया, दैट इज भारत। इसलिए ये नाम रख दिया गया इंडिया, दैट इज इंडिया, दैट इज ये क्या कहा गया? ये भारत ये कहा गया। तो इसलिए आप ये समझ में आपको आ गया होगा कि भारतीय संविधान विज्ञों को इंडिया नाम रखना क्यों व्यवस्था थी, क्यों इसने महसूस किया, ये बड़ी आपको समझ में अभी आ गया होगा। इसलिए महसूस किया करना पड़ेगा आपको कि भाई इंडिया नाम से बहुत सारे संधि हो चुके थे, समझौता हो चुके थे, बहुत सारी जगह इनका नाम चला गया था। यहाँ तक क्या यूएनओ में भी ऐसी बातें स्पष्ट रूप से इंडिया नाम से जाना गया। तब संविधान विज्ञ ने कहा कि इंडिया नाम तो रहेगा ही, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। अब इंडिया के साथ किसको जोड़ा जाए? तो इंडिया के साथ किसको जोड़ दिया जाए भाई? आप भारत को जोड़ेंगे, हिंदुस्तान को जोड़ेंगे, आर्यावर्त को जोड़ेंगे, जम्बू द्वीप को जोड़ेंगे। तो भारत का नाम किसको भाई? आप आर्यावर्त को जोड़ेंगे, आर्यावर्त को जोड़ेंगे, आप जम्बू द्वीप को जोड़ेंगे, जम्बू द्वीप को जोड़ेंगे, आप किसको जोड़ेंगे? तो कहता है हिंदुस्तान को जोड़ेंगे, हिंदुस्तान को जोड़ेंगे या भारत शब्द को जोड़ेंगे। तो काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये तय किया गया कि भाई इंडिया शब्द के साथ इंडिया शब्द के साथ किसको जोड़ दिया जाए? ये भारत का तदात्म्य स्थापित किया जाए। किसका तदात्म्य क्या किया जाए? ये तदात्म्य स्थापित किया जाए। तदात्म्य ये क्या किया जाए? तदात्म्य स्थापित किया जाए, यह स्थापित किया जाए। तब जा कर के इंडिया के साथ क्या जोड़ दिया गया? भारत। और वही लिख दिया गया इंडिया दैट इज भारत। तो भाई इंडिया दैट इज भारत जब लिखा है तब कानूनी प्रक्रिया के तहत क्या होगा? इसका माने कानूनी प्रक्रिया के तहत क्या होगा? तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। तो इसका कानूनी प्रक्रिया के तहत वैधानिक प्रावधान इसका क्या होगा भाई? इसका जो वैधानिक प्रावधान होगा, ये जो प्रावधान होगा, ये वैधानिक प्रावधान। तो ये वैधानिक प्रावधान में क्या होगा? तो वैधानिक प्रावधान में कौन सी बात यहाँ पर जोड़ी जाएगी? तो वैधानिक प्रावधान में ये जोड़ा जाएगा नंबर 1। वो नंबर 1 में क्या जोड़ा जाएगा? वैधानिक प्रावधान में वो जोड़ा जाएगा कि किसी भी संधि, समझौता में भारत के कौन शब्द का प्रयोग किया जाएगा? भारत शब्द का प्रयोग किया जाएगा। भारत शब्द का ये क्या किया जाएगा? ये प्रयोग किया जाएगा। हम कभी भी नहीं, भारत के स्थान पर हम कभी भी हिंदुस्तान या आर्यावर्त हम नहीं लिख सकते हैं। ये क्या होगा? ये इलीगल हो जाएगा। ये क्या होगा? ये इलीगल हो जाएगा। ये कभी भी लीगल नहीं होगा, ये इलीगल हो जाएगा। ये कानूनी रूप से ये वैधानिक नहीं होगा। इसीलिए इसका माने है कि कौन शब्द जोड़ा जाएगा? भारत शब्द जोड़ा जाएगा। यदि अभी मान लिया जाए भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो जाती है तो वहाँ पर लिखा जाएगा वार स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वो लिखा जाएगा वार स्टार्टेड, ये लिखा जाएगा वार स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये लिखा जाएगा। या ये भी लिख सकता है वार स्टार्टेड बिटवीन भारत एंड पाकिस्तान, ये लिखा जा सकता है भारत एंड पाकिस्तान। लेकिन कभी भी ये नहीं लिखा जा सकता है कि वार स्टार्टेड बिटवीन हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान। क्यों साहब? इसलिए कि ये जो भारत शब्द है, इंडिया शब्द है,
वो हमारे आर्टिकल 1 में है और इसी के तहत इस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इसी शब्द के इसी नाम से भारत की अपनी पहचान है। कहाँ अपनी पहचान है? दुनिया में अपनी पहचान है। वो दूसरी बात है कि हमारा सांस्कृतिक रूप से हम अपने आप को जम्बू द्वीप का निवासी कहते हैं, हिंदुस्तान का निवासी कहते हैं, आर्यावर्त का निवासी कहते हैं। बट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वी आर द इनहैबिटेंट ऑफ इंडिया, वी आर द इनहैबिटेंट ऑफ भारत, नॉट हिंदुस्तान, नॉट आर्यावर्त, नॉट जम्बू द्वीप। तो आपने इस बात को बेहतर तरीके से समझ गया कि साहब लीगली कौन शब्द का यूज होगा। अब सेकंड शब्द यहाँ पर यदि हम लोग देखेंगे तो सेकंड शब्द भी यहाँ पर क्या दिखते हैं? यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये है यूनियन, ये यूनियन ऑफ, यहाँ पर क्या है? ये यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ दो शब्द रखा गया था। यहाँ दो शब्द क्या रखा गया था? एक शब्द रखा गया है यूनियन। तो यूनियन और यूनियन शब्द, इस पर बड़ा विचार किया गया कि साहब यूनियन शब्द को रखा जाए या फेडरेशन शब्द को रखा जाए या फेडरेशन, ये फेडरेशन शब्द को रखा जाए। तो इस पर बड़ा विचार किया गया और इस पर भीमराव अंबेडकर, ये जो यूनियन शब्द है, ये यूनियन, ये यूनियन शब्द, ये यूनियन शब्द, और ये क्या है? फेडरेशन शब्द, फेडरेशन। ये फेडरेशन शब्द, कौन शब्द का प्रयोग किया जाए भारत के संविधान में? कौन शब्द का प्रयोग किया जाए? कौन बेहतर होगा? विच विल बी बेटर, आइदर यूनियन और फेडरेशन। तब इस पर अंबेडकर का जो विचार था, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हु वाज द ग्रेट स्कॉलर ऑफ, ग्रेट एक्सपर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कहा कि यूनियन शब्द को ही रखा जाए। ये यूनियन शब्द को क्या किया जाए? ये यूनियन शब्द को इसमें क्या कर दिया जाए? पुट किया जाए, इसको डाला जाए, इसी शब्द को क्या किया जाए? ये जोड़ा जाए। कहा क्यों जोड़ा जाए? इसलिए जोड़ा जाए कि यूनियन शब्द क्या दर्शाता है? यूनियन शब्द दर्शाता है कि भाई ये अनब्रेकेबल चीज़ को दर्शाता है। ये यूनियन शब्द क्या दर्शाता है? ये अनब्रेकेबल। ये क्या दर्शाता है? अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल यानी अटूटनीय, अटूटनीय, अटूटनीय शब्द को दर्शाता है। और फेडरेशन शब्द क्या दर्शाता है? फेडरेशन। ये फेडरेशन शब्द जो दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है? ये ब्रेकेबल। ये क्या दर्शाता है? ये ब्रेकेबल। ये टूटनीय, ये क्या दर्शाता है? टूटनीय। ये टूटनीय शब्द को दर्शाता है ये। तो यहाँ पर जरा सा हम लोग गौर करके देख लें कि क्या है यहाँ पर। इस बात को जरा सा यहाँ पर ध्यान से देखें कि क्या होगा। इस बात को आप ध्यान से यहाँ पर देखिए। हम आपको इस समझाने का प्रयास करते हैं कि इसको आप ध्यान से देखिए। यदि हम यूनियन शब्द को रख देते या यदि हम फेडरेशन शब्द को रख देते तब क्या होता? तो यहाँ पर ध्यान से आप देखिए। आप यदि दोनों का डिक्शनरी कंसल्ट करिएगा तो थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। मैं समझाने के ख्याल से केवल कह रहा हूँ। यह है यूनियन, यह है यूनियन, और यहाँ पर यह फेडरेशन, यहाँ पर क्या है भाई? फेडरेशन। ये है फेडरेशन शब्द है। ये है यूनियन, ये है यूनियन, ये है यूनियन, और ये यहाँ पर क्या है भाई? ये है फेडरेशन। फेडरेशन, ये फेडरेशन शब्द है ये। तो इसकी प्रकृति को आप देखिए। आप यदि इसकी प्रकृति को देखिएगा तो तब भाषा का यदि केवल रूपांतरण कर दिया जाए, ट्रांसलेशन कर दिया जाए, शब्द का यदि ट्रांसलेशन कर दिया जाए, तब उससे आप नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए सबसे पहला काम आपको उनकी प्रकृति को समझनी होगी। इसलिए यहाँ पर यूनियन शब्द की जो प्रकृति है, ये प्रकृति क्या है? अनब्रेकेबल है। ये अनब्रेकेबल, ये क्या है? अनब्रेकेबल है। और फेडरेशन शब्द की जो प्रकृति है, ये क्या है? ये है ब्रेकेबल है। ये है टूटनीय, ये है टूटनीय, यानी ये टूट सकता है। लेकिन अनब्रेकेबल क्या है? यह अटूटनीय, यह अटूटनीय। ये क्या है? ये कभी भी टूट नहीं सकता है। ये बात यहाँ पर ये दर्शाया गया है। ये कभी भी ये टूट नहीं सकता है। तो जब ये कभी भी नहीं टूट सकता है, अनब्रेकेबल है या ये ब्रेकेबल है, तो अंबेडकर ने सोचा कि भाई इसी को रखा जाए। क्यों रखा जाए? पहला मीनिंग देखिए, इसको और अंदर से थोड़ा समझिए। जैसे कि मैं आपको बोलूं, मान लेते दो शब्द है, लगभग दोनों का मीनिंग ये है। मान लेते दो शब्द है, एक शब्द है विवाह, एक शब्द है विवाह, एक शब्द है विवाह, और एक शब्द क्या है भाई? एक शब्द है निकाह,
एक शब्द है निकाह। तो यदि कॉमन आदमी से पूछा जाए कि साहब विवाह और निकाह में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैरिज, बिटवीन विवाह एंड निकाह, तो सामान्य आदमी यही बोलते हैं भाई कोई बड़ी बात नहीं है, हिंदू में विवाह होता है और मुस्लिमों में क्या होता है, निकाह होता है, ये तो कोई मीनिंग है ही नहीं, अंत में यही एक ही बात है। लेकिन यदि आप किसी बैरिस्टर से आप इस बात को करेंगे, किसी वकील से इस बात को करेंगे, लीगल एडवाइजर से करेंगे, तो उस पर लीगली उस पर जा करके वो दर्शाते हैं डिफरेंसेस। व्हाट विल बी डिफरेंसेस? तो विवाह जब कभी भी होता है ना, मैरिज जब कभी भी होता है, ये क्या होता है, अनब्रेकेबल। ये क्या होता है, अनब्रेकेबल होता है, ये होता है अनब्रेकेबल, अटूटनीय, अटूटनीय, ये कभी टूट नहीं सकता है। ये क्या है, ये है पवित्र बंधन, होली टाइप है ये क्या है, ये है होली, ये है होली, ये होली टाइप है ये है अनब्रेकेबल, ये है पवित्र बंधन है ये क्या है, पवित्र ये बंधन है, ये होली टाइप है ये। इसमें क्या होता है, विवाह में क्या है, कोई कंडीशन नहीं है, नॉट एनी कंडीशन। ये क्या है, नॉट एनी कंडीशन, नॉट एनी, ये क्या है, कंडीशन। इसमें कोई कंडीशन नहीं होता है। ये क्या है, बिना शर्त का होता है ये क्या होता है, ये बिना शर्त का होता है। लेकिन यदि निकाह में देखा जाए तो ये क्या होता है, ये संविदा है। ये क्या है भाई, ये संविदा है। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। ये क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति है, ये है ब्रेकेबल, ये टूट सकता है। ये क्या हो सकता है, ये टूट सकता है, ये टूट सकता है। ये क्या है, तो कहता है निकाह में ये सशर्त होता है, विथ कंडीशन। ये क्या है, विथ कंडीशन, ये विथ कंडीशन यानी सशर्त है ये क्या है, सशर्त है। आप यदि शर्त को जब तक आप निभाएंगे तब तक यह निकाह रहेगा। जिस दिन शर्त टूट जाएगा उस दिन निकाह क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। यही कारण है इसमें निकाह में लोग पूछते हैं, दोनों पक्ष से, वर पक्ष से और वधू पक्ष से पूछा जाता है कि साहब ये निकाह 3 बार प्रश्न पूछा जाता है कि ये निकाह कबूल है, कबूल है, कबूल है। यदि तीसरे बार या पहली बार यदि कोई लड़का या लड़की कह दे ये निकाह कबूल नहीं है, तो आफ्टर दैट ये क्या हो जाएगा, इट विल बी ब्रेक। इसमें कोई दो मत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी स्वीकृति इसमें अनिवार्य है। निकाह में आपकी स्वीकृति अनिवार्य है। ये आपकी स्वीकृति यहाँ पर क्या है, ये अनिवार्य है, ये अनिवार्य है। लेकिन इसमें किसी प्रकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार से आपसे नहीं पूछा जाता है कि यह विवाह मंजूर है या नहीं है। सिंपल सी बात है, सीधे आपके गले में बांध दिया जाता है कि साहब आपकी ये विवाह हो गई, आप इसको ले चलिए। तो भाई ये बड़ी अनोखी बात है। इसीलिए यहाँ पर हमको क्या देखना है, यूनियन शब्द जो है, ये यूनियन शब्द क्या हो जाता है, ये अनब्रेकेबल है, यानी किसके तरह है, ये विवाह की तरह है। और फेडरेशन शब्द किसके तरह है, ये निकाह की तरह है, यानी ये टूट सकता है। फेडरेशन कैन बी ब्रेक, लेकिन यूनियन क्या हो सकता है, नेवर कैन बी ब्रेक, ये कभी भी नहीं टूट सकता है। इसीलिए यहाँ पर क्या कर दिया गया, अंबेडकर ने कौन शब्द को यहाँ पर अपने यहाँ पर डाला, वो डाला यूनियन शब्द को डाला। ये तो फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में देखिए क्या है भाई, जो एकदम करेक्ट होगा वो सेकंड पॉइंट क्या है, इस बात को जरा सा ध्यान से देखिए। ये सेकंड पॉइंट में कौन सा कारण था जो यहाँ पर यूनियन शब्द रखा गया। तो अपने यहाँ क्या था, अपने यहाँ जो स्टेट अभी आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर कौन शब्द रखा गया, ये यूनियन शब्द रखा गया। तो यूनियन शब्द, और यहाँ पर क्या रखा गया, यहाँ पर फेडरेशन, ये है फेडरेशन, ये फेडरेशन। तो फेडरेशन का मतलब होता है परिसंघ, इसका मतलब है परिसंघ, और यूनियन का मतलब होता है संघ। तो संघ जब तब होगा जब संप्रभु राज्यों के बीच, संघ का निर्माण तब होगा जब संप्रभु राज्यों के बीच समझौता नहीं होगा। संप्रभु राज्यों का के बीच समझौता नहीं होगा। ये संप्रभु राज्यों के बीच संप्रभु राज्यों के बीच समझौता यहाँ नहीं है।
भारतवर्ष में संप्रभु राज्यों के बीच समझौता ये क्या है, ये नहीं है। कहने का मतलब ये है, जो अभी तथाकथित स्टेट आप देखते हैं, सो कॉल्ड स्टेट्स, ये सो कॉल्ड, ये क्या देखते हैं, ये सो कॉल्ड स्टेट्स, वो कितना है, वो है 28 प्लस, वो 28 प्लस क्या है, ये है 8, यानी 28 हमारा क्या है, ये राज्य है, ये राज्य है, और 8 क्या है, ये है, इसको हम लोग कहते हैं यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया, इसको हम लोग कहते हैं यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया, इसको हम लोग कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, ये कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित, ये क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई बिहार है, जैसे बिहार है, जैसे किसको हम लोग कहते हैं, उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश है, तो ये स्वतंत्रता प्राप्ति से, जिस समय हमारा देश बना 1947 में, 15 अगस्त 1947 से जब देश स्वतंत्र हो गया, तो उस समय ये सब राज्य क्या थे, संप्रभु नहीं थे। तो भाई यहाँ जो राज्य जो मिलाया गया, यहाँ संप्रभु राज्यों के बीच कोई समझौता नहीं है। ऐसा नहीं कि बिहार के साथ, बिहार एक संप्रभु राज्य था, उत्तर प्रदेश एक संप्रभु राज्य था और उसको भारत सरकार के साथ एक समझौता करके मिलाया गया है, ऐसा यहाँ कोई बात नहीं है। इसीलिए ये क्या है, यूनियन है। तो जब संप्रभु राज्यों के बीच किसी प्रकार का समझौता है, संप्रभु राज्य है ही नहीं, और ये जो सो कॉल्ड स्टेट है, ये तथाकथित राज्य है, और उसके बीच में किसी प्रकार का समझौता नहीं है, उसकी कोई अनुमति नहीं है, सीधे सीधी उसको क्या कर लिया गया है, मिला लिया गया है, तो ये संघ है। लेकिन जब संप्रभु राज्य के बीच समझौता होगा, तब वहाँ पर क्या हो जाएगा, परिसंघ हो जाएगा। तब यहाँ पर क्या है, जैसे कि मैं आपको बोलूँ यूएसए, तो यूएसए में क्या है भाई, जैसे कि यूएसए है, तो यूएसए में क्या है, संप्रभु राज्यों के बीच, संप्रभु राज्यों के बीच ये क्या है, ये समझौता है। इसीलिए वहाँ पर कौन शब्द का प्रयोग किया गया है, फेडरेशन। लेकिन इंडिया में किस शब्द का प्रयोग कर दिया गया है, ये संघ शब्द का, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ जो तथाकथित राज्य हैं, वह केंद्र से क्या हो सकता है, वह अलग नहीं हो सकता है, किसी भी कीमत पर वह केंद्र से अलग नहीं हो सकता है। यदि कोई बिहार कहे कि हम केंद्र से अलग हो जाएंगे, बिहार कहे हम केंद्र से अलग हो जाएंगे, यूपी कहे केंद्र से अलग हो जाएंगे, मध्य प्रदेश कहे, पंजाब कहे, जम्मू कश्मीर कहे हम केंद्र से अलग हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर, तो भाई ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, इसलिए संभव नहीं है, ये कोई संप्रभु राज्य नहीं था, ये कोई क्या था, संप्रभु राज्य नहीं था, संप्रभु राज्य नहीं था। इसके साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं हुआ है, किसी प्रकार का क्या नहीं हुआ है, समझौता, किसी प्रकार का एग्रीमेंट, किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं हुआ है, किसी प्रकार का अलायंस नहीं हुआ है, किसी प्रकार का अलायंस नहीं हुआ है। इसको सीधे सीधे मिला लिया गया है, इसको सीधे सीधे क्या कर लिया गया है, सीधे सीधे इसको मिला लिया गया है। इसीलिए ये क्या कर दिया गया, इसलिए ये कभी भी भारत से यानी भारतीय संघ से ये अलग नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ कौन शब्द का प्रयोग कर दिया गया, यूनियन शब्द का प्रयोग कर दिया गया, न कि फेडरेशन शब्द का। फेडरेशन शब्द का यदि प्रयोग करता तो इसका मतलब था कि संघ ने राज्य के साथ, संप्रभु राज्यों के साथ समझौता किया है, और वह समझौता क्या होता, कंडीशनल होता। तो भाई भारत के संघ की क्या विशेषता है, ये प्रश्न बराबर पूछता है कि भारत के संघ की क्या विशेषता है। तो भारत के संघ की जो विशेषता है, भारत के संघ की ये क्या है भाई, ये है विशेषता कि भारत के संघ की क्या विशेषता है। तो इसका व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ इंडियन यूनियन, तो इसका मुख्य विशेषता है विनाशी राज्यों का, ये है विनाशी राज्यों का, ये विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अविनाशी, ये विनाशी राज्यों का ये क्या है, अविनाशी संघ। यानी कहने का मतलब क्या होगा, विनाशी राज्यों का, राज्य का क्या हो सकता है, ये विनाश हो सकता है, लेकिन किसका, अविनाशी संघ, लेकिन संघ का विनाश कभी नहीं होगा।
भारत के बिहार को क्या किया जा सकता है? बिहार की सीमा में बदलाव किया जा सकता है, 2 राज्यों को मिला करके नया राज्य बनाया जा सकता है, इसका नाम परिवर्तित किया जा सकता है, बिहार को सब कुछ किया जा सकता है। क्यों भाई? बिहार एक अपना क्या है? ये स्टेट नहीं है, रियली दिस इज नॉट स्टेट। ये क्या है? ये रियल में केवल शो कॉल्ड स्टेट है, शो कॉल्ड। ये क्या है? स्टेट्स, तथा कथित राज्य, तथा कथित ये क्या है? ये राज्य है। वास्तव में ये राज्य नहीं है। क्यों नहीं है वास्तव में राज्य? इसके पास संप्रभुता शक्ति नहीं है, इसके पास क्या नहीं है? संप्रभुता शक्ति नहीं है। तो जब संप्रभुता शक्ति नहीं होगी तो भाई ये किस आधार पर आप इसको शर्त रख सकते हैं? इसको तो मिला लिया गया है, इससे किसी प्रकार का समझौता नहीं है, इसके साथ किसी प्रकार का अलायंस नहीं है, इसको मिलाया गया है। तो मिलाया क्यों गया है? इसलिए मिलाया गया है, या इसका बंटवारा इसलिए किया गया है ताकि शासन की सुविधा के लिए इसको इस प्रकार से बांट दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस बात को देख लिया कि भाई ये कभी भी अलग नहीं हो सकता है, और ये अलग न होने का मूल कारण क्या है? व्हाट आर द मेन मोटो ऑफ दिस? इसका मूल कारण है कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया बड़ी होशियारी से। किसने ये यूनियन शब्द का प्रयोग कर दिया? यही B.R. अम्बेडकर ने ये यूनियन शब्द का क्या कर दिया? ये प्रयोग कर दिया गया। तो अब 2 बात क्लियर हो गया। तो 2 बात क्या क्लियर हो गया कि हम किसी भी सरकारी कार्य के लिए या जिसको हम लोग कह सकते हैं संधि या समझौता के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? या तो हम इंडिया शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, या कौन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? ये भारत शब्द का हम क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। सरकारी कार्य के लिए संधि, समझौता, कोई भी चीज़ हो, आप किसी के साथ संधि कर रहे हैं, किसी के साथ समझौता कर रहे हैं, किसी के साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, आप किसी के साथ क्या कर रहे हैं? एग्रीमेंट कर रहे हैं, किसी के साथ आप अलायंस कर रहे हैं, ये अलायंस, किसी के साथ आप क्या कर रहे हैं? अलायंस कर रहे हैं। तो उसमें कौन शब्द का प्रयोग होगा? इंडिया शब्द का प्रयोग होगा। या यदि इंडिया शब्द का प्रयोग आप नहीं करते हैं तो वो भारत शब्द का प्रयोग होगा। यही कारण है कि भारत सरकार कोई भी प्रपत्र यदि जारी करती है, कोई भी आदेश जारी करती है, तो दे यूज्ड ओनली आइदर इंडिया और भारत। कभी भी ये जारी नहीं करती है ये हिंदुस्तान, जम्बू द्वीप और जाकर के आर्यावर्त कभी जारी नहीं करता है। इसलिए ये बात क्या हो गया यहाँ पर? ये स्पष्ट हो गया। अब सेकंड बात क्या स्पष्ट हो गया भाई? भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ये जो भारत है ये क्या है? ये भारत यूनियन ऑफ क्या है? यूनियन ऑफ ये क्या है? ये स्टेट्स है। यानी ये राज्यों का क्या है? ये राज्यों का ये क्या है? ये संघ है। ये बात क्या हो गया? ये क्लियर हो गया। तो राज्यों का संघ इसलिए है कि यहाँ जो राज्य को जो मिलाया गया वह राज्य संप्रभु नहीं था, वह संप्रभुता उस शक्ति उसमें नहीं थी, इसको केवल मिला लिया गया। इसके साथ किसी प्रकार का समझौता या संधि या अलायंस या एग्रीमेंट नहीं किया गया है। और तब फिर आप बोलेंगे सर बांट क्यों दिया गया? तो बांट इसलिए दिया गया कि प्रशासन की सुविधा के लिए इसको छोटे छोटे इकाई में बांट दिया गया ताकि किसी प्रकार की प्रशासन में दिक्कत ना हो, लोगों का, सरकार के हर काम को लोगों तक पहुंचाया जा सके। दैट इज़ वाई इंडिया डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स। इसमें इसलिए इसको 28 राज्यों में क्या कर दिया गया? ये बांट दिया गया। तो इस प्रकार से आपने इस बात को देख लिया। तो आपने जो फीचर को जो देखा, तो वो फीचर कौन सा फीचर था भाई? उस फीचर को आप जैसा देखिए, वो फीचर क्या है? तो वो फीचर आपका यही है कि इंडिया का जो, भारत का जो संघ है उनकी क्या खासियत है। तो मैंने आपसे कह दिया ऑलरेडी, आई हैव सेड यू व्हाट आर द मेन कैरेक्टर, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो मूल विशेषता है, मेन फीचर ऑफ इंडियन यूनियन, वो इंडियन यूनियन का मुख्य विशेषता ये है कि ये क्या है? और ये है विनाशी राज्यों का और विनाशी संघ। तीसरा पॉइंट आपने देख लिया, विनाशी, ये है विनाशी राज्यों का,
ये विनाशी राज्यों का ये क्या है? अविनाशी संघ। अविनाशी संघ, ये विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ये किसका विनाश होगा? तो कहता है कि राज्य का विनाश होगा। और कौन अविनाशी हो जाएगा? ये संघ अविनाशी होगा। संघ कभी भी विनाश नहीं हो सकता है, लेकिन राज्य का विनाश हो सकता है। तो ये 3 प्रश्न आपने देख लिया। और जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो बार बार परीक्षा में पूछा गया है कि भारत किसका संघ है, तो ये राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। यदि हम फेडरेशन शब्द का प्रयोग करते हैं तो कहने का मतलब यह हो जाएगा कि संप्रभु राज्यों के साथ आपने क्या किया है? समझौता किया है। यहाँ पर कोई संप्रभु राज्य था ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर परिसंघ शब्द का प्रयोग करना बेवकूफ़ी होता। इसीलिए कौन शब्द का प्रयोग कर दिया गया? यूनियन शब्द का प्रयोग कर दिया गया। आप इसको बेहतर तरीके से समझिए, तभी जाकर के प्रश्न पत्र में आपका प्रश्न सॉल्व होगा, मेंस एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन लिखा जाएगा। अन्यथा यदि आप इस बात को नहीं समझते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। देन देयर इज़ नॉट एनी बेनिफिट टू रीड एनीथिंग। आप किसी भी बात को समझ कर पढ़ो, क्या कहता है, क्या इसका प्रकृति है, क्या इसका स्वरूप है, क्या इसका उद्देश्य है। तो मैंने आपको ये बात समझाने का कोशिश किया। तो अब परिसंघ शब्द को थोड़ा सा समझ लीजिए, आप फेडरेशन शब्द को समझ लीजिए। तो हम थोड़ा सा आपको यूएसए ले चलते हैं, थोड़ा सा हम आपको यूएसए ले चलते हैं। तो यूएसए क्या है साहब? तो यूएसए है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। यहाँ कौन शब्द का प्रयोग किया गया? यहाँ पर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, यहाँ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग किया गया। यानी फेडरेशन का माने हमने अभी क्या बतलाया भाई? परिसंघ। तो परिसंघ का मतलब क्या हो गया? यदि हम परिसंघ शब्द की चर्चा करते हैं तो संघ और राज्य के बीच यहाँ क्या होगा? समझौता होगा। यहाँ क्या होगा? संघ और राज्यों के बीच, ये राज्यों के बीच यहाँ क्या होगा? ये समझौता होगा। संघ और राज्यों के बीच यहाँ क्या होगा? ये समझौता होगा। किसके किसके बीच एग्रीमेंट होगा? बिटवीन फेडरेशन एंड स्टेट्स। तो ये राज्य जो होगा, जिसके साथ संघ समझौता करेगा, ये राज्य कैसा होगा? ये राज्य क्या होगा? ये संप्रभु होगा। इसमें क्या होगा? ये संप्रभु शक्ति होगा, सॉवरेन पावर होगा। ये इसमें कौन सी होगा? ये सॉवरेन पावर होगा। इसमें ये क्या होगा? ये सॉवरेन पावर होगा। किसमें सॉवरेन पावर होगा? ये सॉवरेन पावर होगा। इसमें संप्रभु क्या होगा? ये शक्ति होगा। तो भाई यहाँ पर जो सॉवरेन पावर है, यहाँ इसके लिए तो जैसे कि मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पर हम क्या आपको बतलाते हैं? जैसे हम बोलते हैं न्यू जर्सी, ये है न्यू जर्सी। जैसे हम लोग यहाँ बोलते हैं जर्सी, जैसे जर्सी। हम जैसे बोलते हैं टेक्सास, ये टेक्सास। कैरोलिना, ये है कैरोलिना। तो ये सब जो स्टेट है, हम बोलते हैं कैलिफोर्निया, ये है कैलिफोर्निया। ये कहाँ का ये स्टेट है? ये स्टेट है यूएसए का, ये संघ का ये स्टेट है। और ये सब राज्य क्या था? पहले भी संप्रभु था और आज भी संप्रभु है। इसीलिए संघ और इन राज्यों के बीच में क्या हुआ है? एक समझौता हुआ है। और इसीलिए यहाँ कौन शब्द का प्रयोग किया गया है? यहाँ पर फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसकी विशेषता क्या दिखाया गया है? तो पॉलिटिकल साइंस की भाषा में इनकी जो विशेषता है वो क्या विशेषता है भाई? तो इसकी विशेषता है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। तो यूएसए की जो विशेषता है इसका क्या है भाई? ये है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अविनाशी ये क्या है? ये संघ। यानी किसी का विनाश नहीं होगा, न तो जाकर के राज्य का विनाश होगा और न ही किसका विनाश होगा? संघ का विनाश होगा। दोनों क्या होगा? ये अविनाशी होगा। इसीलिए यहाँ पर कौन शब्द का प्रयोग किया गया है? दैट इज़ वाई यहाँ पर यूज्ड कौन शब्द का प्रयोग किया गया है? फेडरेशन। इसलिए यहाँ पर फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। ये आपका क्या है? ये परिसंघ है। यहाँ संघ और राज्य के बीच, तो कौन राज्य के बीच? संप्रभु राज्य के बीच समझौता किया गया है। लेकिन इंडिया में, भारतवर्ष में ऐसी बात नहीं है। भारतवर्ष का कोई भी राज्य संप्रभु नहीं था। केवल
शासन की सुविधा के लिए इसको इस प्रकार से बांट दिया गया है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सो कॉल्ड स्टेट्स कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम यदि देखें महासंघ का बात करें भाई, तो महासंघ का क्या बात करें भाई, ये महासंघ का यदि हम बात करें तो महासंघ का जो उदाहरण है वो यूएसएसआर था। ये यूएसएसआर था। तो यूएसएसआर के महासंघ की विशेषता क्या थी भाई, ये विनाशी राज्यों का, ये क्या था भाई, विनाशी राज्यों का, ये विनाशी राज्यों का ये क्या था, विनाशी संघ। विनाशी राज्यों का ये क्या था, ये विनाशी संघ। इसका मतलब है कि राज्य भी वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो विनाशी हो जाएगा, और संघ भी क्या हो जाएगा, ये विनाशी है। दोनों का क्या हो सकता है, नाश हो सकता है। इसलिए 1991 में ये क्या हो गया, यूएसएसआर, ये यूएसएसआर क्या हो गया, 15 भागों में बट गया। ये 15 भागों में बट गया और वर्तमान में ये क्या रह गया, ये रूस रह गया। इनसे जो अन्य राज्य जुटे हुए थे इसमें महासंघ में, वो राज्य क्या हो गए, वो अलग हो गए, इनसे क्या हो गए, अलग हो गए। इसीलिए यहाँ पर कानूनी रूप से वो अलग हुए हैं, गैर कानूनी रूप से अलग नहीं हुआ है। क्यों, ऑलरेडी ये क्या था, महासंघ है। और महासंघ की विशेषता क्या होती है, विनाशी राज्यों का विनाशी संघ, यानी राज्य का भी विनाश होगा और संघ का भी विनाश होगा। इसलिए 1991 में यूएसएसआर क्या हो गया, 15 भागों में टूट गया, 15 भागों में बट गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 3 शब्द को देख लिया, संघ को देख लिया, परिसंघ को देख लिया और महासंघ को देख लिया, और भारत की जो संघ की जो प्रकृति है उसको हमने देख लिया। अब यहाँ पर हमको ये देखना है, ये जो बराबर प्रश्न जो पूछा जाता है कि क्या बिहार एक राज्य है या उत्तर प्रदेश एक राज्य है, क्या बिहार या जो बोलिए, या यूपी बोलिए या एमपी बोलिए, क्या इसको राज्य की संज्ञा दी जा सकती है, ये राज्य की संज्ञा दी जा सकती है, संज्ञा दी जा सकती है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो कहता है कि नहीं, इसको राज्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती है, ये राज्य नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है, यदि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं, राजनीति विज्ञान पढ़े हैं, तो राज्य होने के लिए क्या चाहिए, राज्य के लिए 4 एलिमेंट्स आवश्यक है। इसके लिए क्या चाहिए, 4 एलिमेंट्स। ये क्या चाहिए, 4 एलिमेंट्स चाहिए, 4 तत्व चाहिए। ये 4 तत्व चाहिए। तो 4 तत्व में क्या है भाई, तो पहला है जनसंख्या है, ये पहला क्या है, जनसंख्या है। दूसरा क्या है, ये भूभाग है, ये भूभाग है। और तीसरा क्या है, ये सरकार है। और चौथा क्या है, ये संप्रभुता शक्ति है, ये संप्रभुता शक्ति है, सॉवरेन पावर है, गवर्नमेंट है, पॉपुलेशन है। तो ये यदि चारों यदि रह जाए, then आफ्टर दैट दिस इज कॉल्ड स्टेट। तभी हम इसको क्या कहेंगे, ये स्टेट कहेंगे। क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए, मस्ट भी क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शुड भी टेरिटोरी होनी चाहिए। ये टेरिटोरी, ये क्या होना चाहिए, ये टेरिटोरी होनी चाहिए, ये टोरी होनी चाहिए। तीसरा में क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए। और चौथा में क्या होना चाहिए, सॉवरेनिटी पावर होना चाहिए। लेकिन हम यदि बिहार के संदर्भ में कहें या यूपी के संदर्भ में कहें या अपने भारतवर्ष के सो कॉल्ड स्टेट के संदर्भ में कहें, तो तीनों तो मिलता है, जनसंख्या तो मिलती है, भूभाग तो मिलती है, सरकार तो मिलती है, लेकिन संप्रभुता शक्ति का क्या है, यहाँ अभाव है, एब्सेंस ऑफ सॉवरेन पावर। इसका मतलब क्या है भाई, आप कैसे इसको समझ सकते हैं, इसको आप ऐसे ठेठ भाषा में समझ सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड बाय कॉमन लैंग्वेज। यदि बिहार किसी के साथ युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता है, संधि की घोषणा नहीं कर सकता है, समझौता नहीं कर सकता है, बिहार ये घोषणा नहीं कर सकता है कि मैं नेपाल को जीतने जा रहा हूँ या भूटान को मैं तहस नहस कर दूंगा, इस प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हो सकता है। या बिहार ये यूएसए के साथ किसी प्रकार की युद्ध की घोषणा या पाकिस्तान के साथ युद्ध की घोषणा या किसी प्रकार की संधि की घोषणा नहीं कर सकता है। ये जो वैदेशिक नीति है, ये जो फॉरेन अफेयर्स है, वो केवल और केवल किसके अंतर्गत है, वो संघ के अंतर्गत है। इसी से यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि इसके पास कौन शक्ति नहीं है, ये संप्रभु शक्ति नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आफ्टर दैट व्हाट विल यू से। तो हमारा जो ये है बिहार, ये कैसा है, तो इसको कमेंटेटर ने कहा है, अकॉर्डिंग टू कमेंटेटर दिस इज ओनली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये क्या है, जो हमारा जो सो कॉल्ड स्टेट्स है, ये जो आवर सो कॉल्ड स्टेट्स, सो कॉल्ड स्टेट्स, ये क्या है,
आवर सो कॉल्ड स्टेट्स, ये क्या है, लाइक ए सोवरेन, क्या है भाई, कहता है लाइक अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल, ये क्या है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरह है। इसको जब चाहिए आप इसका नाम बदल सकते हैं, इसका क्षेत्र बदल सकते हैं, इस दो राज्यों को मिला करके, दो या दो से अधिक राज्यों को मिला करके नया राज्य पैदा कर सकते हैं। यानी सर्वस्व शक्ति, सारी शक्तियाँ, ऑल पावर्स किस में ज़्यादा रखा गया है, ये केंद्र में रखा गया है, संघ में रखा गया है। इसीलिए हम ये जो सो कॉल्ड स्टेट्स है, तथा कथित राज्य है, उसको हम लोग राज्य नहीं कर सकते हैं, यह कभी भी राज्य नहीं हो सकता है। तो जब ये कभी भी राज्य नहीं हो सकता है, इसका निर्णय अंतिम नहीं होगा। यदि कोई राज्य कहता है वो संसद के खिलाफ काम करता है, संसद के नियमों के खिलाफ या संविधान के नियमों के खिलाफ, संविधान के नियमों के खिलाफ कार्य करती है, तो उस पर केंद्र सरकार क्या कर सकती है, केंद्र सरकार उनको क्या कर सकती है, प्रतिबंधित कर सकती है, उस पर लगाम लगा सकती है। जैसे कि मैं आपको बोलूं, यदि कोई राज्य बोले कि भाई हम केंद्र की बात को नहीं मानते हैं, तो भाई उस पर जाकर के क्या हो जाएगा, कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, उसको अपने से बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। जो कुछ भी हो, तो इस प्रकार से ये कभी भी क्या नहीं हो सकता है, ये राज्य संप्रभु राज्य नहीं हो सकता है। बस आप एक ही बात रखिए याद, यदि अधिक बातें आप नहीं याद रख पाते हैं, मेमोरी में यदि नहीं आ रहा है, तो बस एक ही चीज़ आप जानिए कि भारत के राज्यों के साथ सो कॉल्ड ऑफ स्टेट्स, जो भारत के जो तथाकथित राज्य हैं, उनके पास संप्रभु शक्ति नहीं है, इसलिए यह राज्य नहीं है। यदि संप्रभु शक्ति इसमें होता तो फिर ये क्या कहलाता, ये राज्य कहलाता। अब इस जगह से दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत संप्रभु राष्ट्र है, संप्रभु, ये संप्रभु राष्ट्र है। इज इंडिया सॉवरेन स्टेट्स, कहता है क्या इंडिया सॉवरेन स्टेट्स है? तो किस आधार पर कहता है? कहता है ये कॉमनवेल्थ का सदस्य है। ये क्या कहता है? ये कहता है कॉमन, ये क्या है, ये कॉमनवेल्थ का ये क्या है, सदस्य है। ये कॉमनवेल्थ का सदस्य है, मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ, ये है मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ। तो भाई मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ का सदस्य तो है जरूर, लेकिन कैसी सदस्यता है? स्वैच्छिक सदस्यता है। ये कैसी सदस्यता है? स्वैच्छिक। ये कौन सदस्य है? ये स्वैच्छिक सदस्य है। स्वैच्छिक ये क्या है? ये स्वैच्छिक सदस्य है। वॉलंटरी मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ, अर्थात इसका माने यह है कि भारतवर्ष जब चाहेगा तब कॉमनवेल्थ की सदस्यता को त्याग सकता है। कॉमनवेल्थ इसमें किसी प्रकार का लगाम नहीं लगा सकती है, किसी प्रकार का बंधन नहीं लगा सकती है, किसी प्रकार का कंपल्सन नहीं कर सकती है। क्यों साहब? भारत की अपनी वैदेशिक नीति है, अपनी स्वतंत्र नीति है, संप्रभु राष्ट्र है। मैं आपका सदस्य रहूं या ना रहूं, इट डिपेंड्स माई माइंड सेट, ये मेरे माइंड सेट पर निर्भर करता है। इसमें आप मुझे रोकने वाले कोई नहीं होते हो। इसीलिए कॉमनवेल्थ का सदस्य होने के बावजूद भी इंडिया क्या है? इंडिया जाकर के संप्रभु राष्ट्र है, इनकी अपनी अस्मिता है, ये आंतरिक और बाह्य रूप से क्या है? स्वतंत्र है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। तो इस जगह से जो 3-4 क्वेश्चन बनता है, वो सारे प्रश्न मैं आपको बता दिया हूँ। जब प्रश्न आपके सामने परोसा जाएगा, तो उस समय आप देखिएगा, आप बड़ी आसानी से सारे प्रश्नों को दनादन हल करते चले जाएंगे। क्यों? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है, तो लाख में प्रश्न पत्र आपके सामने रख दूं, लाख में कह दूं, लेकिन फिर आप भूल जाएंगे। इसीलिए मैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, पीसीएस एग्जामिनेशन, यूपीएससी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ये सारी बातें एलाबोरेट करके, तथ्यपरक बात कह करके मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए, यहाँ पर आपने इतनी सारी बातों को क्या कर लिया? समझ लिया। तो ये सारी बातें किस में लिखा गया है? ये आर्टिकल 1 में लिखा गया है, यानी भाग 1 में लिखा गया है। तो भाग 1 में क्या? भाग 1, तो भाग 1 में किसका वर्णन है भाई? तो इसमें इसी के अंतर्गत हमने आपको कहा है कि भाग 1 में इसी का वर्णन किया गया है। 1 से लेकर के 4 तक के अनुच्छेद का क्या कर दिया गया है? वर्णन किया है। हमने पहले भी आपसे इसको ये बात कह दिया है कि भाई
इसमें 4 गो आर्टिकल आपको पढ़ना होगा। तो हमने आर्टिकल फर्स्ट पढ़ लिया। अब आर्टिकल 2 में कौन सी बात है, इस बात को आप ध्यान से देखिए। इसमें आर्टिकल 2 में कौन सी बात है, इस बात को ध्यान से देखिए। अनुच्छेद 2 में क्या बात लिखा गया है। अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2, ये आर्टिकल 2 में क्या लिखा है, व्हाट डिड राइट विद इन आर्टिकल 2। इसमें 2 बात आप याद रखिए, हर हमेशा ये 2 बात याद रखिएगा। प्लीज रिमेंबर 2 मैटर्स विद इन दिस आर्टिकल। नंबर 1 इज दैट इंडिया के संसद को यह अधिकार है, ये भारत के संसद को यह अधिकार है। इसमें याद रखिएगा, इसमें क्या अधिकार है, भारत के संसद को, भारत के संसद को यह अधिकार है, यह अधिकार है कि नियम बनाकर, कानून बनाकर, बाय लॉज, कानून बनाकर नए राज्यों को, देखिए इसी जगह नंबर 1, नए राज्यों को संघ में मिला सकता है। संघ में ये क्या कर सकता है, ये मिला सकता है, नए राज्यों को संघ में मिला सकता है। या नंबर 2, ये नंबर 2 में आप यहाँ पर देखिएगा, ये नंबर 2 में आप यहाँ पर देखिए, नंबर 2 में यहाँ पर देखिएगा कि नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। ये नए राज्यों का ये क्या कर सकता है, ये निर्माण कर सकता है। ये बात, इतनी बड़ी शक्ति किस में निहित है, आवर पार्लियामेंट में। किस में शक्ति निहित है, इन आवर पार्लियामेंट में इस प्रकार की शक्तियां निहित हैं। तो जो नए राज्य, तो 2 पॉइंट आप इसमें हमेशा याद रखिएगा जब आर्टिकल 2 की बात कहा जाए। व्हेन देयर विल बी, किसके संबंध में, इन रिगार्ड ऑफ आर्टिकल 2, प्लीज रिमेंबर 2 पॉइंट्स। नंबर 1 पॉइंट इज दैट नए राज्यों को संघ में मिला सकता है। कैसे, ऐसे नहीं, मनमानी से नहीं, क्या बना करके, कानून बना करके। और कानून जब कभी बनेगा वो कैसा बनेगा, 2/3 मेजॉरिटी से क्या बनेगा, कानून बनेगा। तभी जाकर के आप इसको क्या कर सकते हैं, नए राज्य को किस में मिला सकते हैं, संघ में मिला सकते हैं। और दूसरा किस का क्या कर सकते हैं, नए राज्यों का निर्माण आप कर सकते हैं। यू कैन कंस्टिट्यूट न्यू स्टेट्स। ये 2 बात आप आर्टिकल 2 में लिखा गया है। ये 2 बातों को आप पूर्णतः आप क्या करिए, ध्यान में मिला लीजिए। तो नए राज्यों का संघ में मिला सकना, जैसे कि मैं बोलूं गोवा, तो गोवा को क्या कर दिया गया, ये मिला लिया गया किस में भाई, वो नया राज्य, गोवा को पुर्तगाल से छीन करके अपने राज्य संघ में मिला लिया गया। और नए राज्यों का निर्माण, बहुत सारा नया राज्य मिला दिया गया। अभी आप देख लीजिए, तेलंगाना हो गया, ये जा करके बिहार से काट करके आपको झारखंड बना दिया गया, उत्तर प्रदेश से काट करके आपको उत्तराखंड बना दिया गया, मध्य प्रदेश को काट करके आपको क्या बना दिया गया, छत्तीसगढ़ बना दिया गया। इस प्रकार से बहुत सारे नए राज्यों का निर्माण हुआ। और वो किसके तहत हुआ, अंडर द आर्टिकल ऑफ व्हाट 2। और ये किसके अंतर्गत हुआ, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत ये सारी बातें कही गई हैं। अब अनुच्छेद 3 में हम लोग देखते हैं भाई, अनुच्छेद 3 में कौन सी बात कही गई है, उसको आप देखिए। आर्टिकल 3, ये आर्टिकल 3 में कौन सी बात कही गई है, आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3 में कौन सी बात कही गई है। तो अनुच्छेद 3 में जो बात कही गई है वो कौन सी बात है, इस बात को आप ध्यान से आप देखिए। अनुच्छेद 3 में ये बात कहा गया है कि भारत के संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर, देखिए भारत के संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर, देखिए वो कानून बनाकर, तो क्या कानून बना करके करेगा भाई, तो कानून बना करके क्या कर सकता है, तो देखिए नंबर 1, कानून बना करके वो क्या कर सकता है, नंबर 1, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर, राज्यों को ये क्या कर भाई, ये मिलाकर या नंबर 2, राज्य के कुछ भूभाग को पृथक करके, या राज्यों के कुछ भूभाग को
भूभाग, भूभाग को पृथक करके करके क्या कर सकता है, नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, नए राज्यों का ये क्या कर सकता है, ये निर्माण कर सकता है, ये नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। या ये तीसरा पॉइंट में क्या कहता है भाई, इसका नाम बदल सकता है, नाम बदल सकता है, नाम बदल सकता है, इसका बाउंड्री सीमा बदल सकता है, सीमा ये बदल सकता है, इसका सीमा बदल सकता है। तो ये सब किसके अंतर्गत है, दिस ऑल मैटर्स विद इन आर्टिकल 3, ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत है। लेकिन इसमें प्रतिबंध है, ये सब कार्य करने से पहले यदि कोई एक कार्य करना चाहता है कोई स्टेट, तो इससे क्या लेना पड़ेगा, बिफोर डूइंग इट इसको क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति से इसका क्या लेना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा। ऐसा कार्य करने से पहले राष्ट्रपति की क्या चाहिए, राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है। मस्ट बी रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट किसका रिकमेंडेशन चाहिए, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए, अन्यथा ये काम नहीं हो सकता है। यदि आप नाम भी बदलना चाहते हैं और यदि आप चाहते हैं कि हम भाई अपने राज्य का नाम बदल दें, तो भाई आप नहीं बदल सकते हैं जब तक कि ये राष्ट्रपति आपको अनुमति नहीं देगा। जैसे कि अभी पश्चिम बंगाल के संबंध में ममता जी ने सोचा था कि हम पश्चिम बंगाल का नाम बदल करके बंग रख देंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने, यानी कहने का मतलब राष्ट्रपति ने इनकी अनुमति प्रदान नहीं किया। परिणाम स्वरूप वह पश्चिम बंगाल का नाम पश्चिम बंगाल ही रह गया। तो यहाँ पर यह बात शो करता है कि सर्वोपरि ताकत कौन है, सुप्रीम पावर कौन है, सुप्रीमो कौन है, हु इज सुप्रीमो, आवर संघ, इट मीन्स दैट आवर पार्लियामेंट। इसका मतलब है केंद्र के पास सर्वोपरि शक्ति है। और आर्टिकल 4 में क्या लिखा है, व्हाट डिड राइट विद इन आर्टिकल 4, ये आर्टिकल 4 में क्या लिखा है, इस बात को आप देखिए। आर्टिकल 4 स्पष्ट रूप से कहता है, ये आर्टिकल 4 स्पष्ट रूप से कहता है कि जिन प्रावधानों का उल्लेख किसमें, जिन प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किया गया है, वो क्या होगा, कहता है उसे आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, उसे अनुच्छेद 368 के तहत क्या नहीं माना जाएगा, संशोधन नहीं माना जाएगा। ये नहीं कहना पड़ेगा कि भाई इसमें आर्टिकल 368 के अंतर्गत विद इन 368 के अंतर्गत इसमें क्या हुआ, देयर विल बी अमेंडमेंट, ऐसा नहीं कहा जाएगा। बस होगा ये क्या हो जाएगा, केवल साधारण बहुमत की प्रक्रिया के द्वारा इसको क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा कि भाई ये जो संशोधन हुआ है वो क्या हुआ है, साधारण बहुमत की प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। ये प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, यही इसकी मान्यता हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपने क्या देख लिया, आर्टिकल 1 देखा, आर्टिकल 2 देखा, आर्टिकल 3 देखा और आर्टिकल 4 देखा। और मैं थोड़ा सा अब आगे बढ़ करके आपसे बात कर दूं, क्यों जम्मू कश्मीर का चर्चा करना अनिवार्य है। तो इसमें क्या है, ये जम्मू कश्मीर की चर्चा हम इसलिए कर देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन डेवलप ना हो। तो भाई वर्तमान में क्या है अपने यहाँ, तो अपने यहाँ है 28 + 8। ये 28 हमारा क्या है, हमारा है स्टेट्स, ये है हमारा राज्य है, ये हमारा राज्य है। और 8 हमारा क्या है भाई, तो हमारा 8 क्या पड़ जाता है, यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया, यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया, ये यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया, यानी ये क्या पड़ गया, केंद्र संघ शासित प्रदेश, ये क्या पड़ गया, संघ शासित, ये क्या पड़ गया, ये प्रदेश पड़ गया।
तो यहाँ पर जो आप देखिएगा, तो यहाँ पर आपको हम दिखा दें, बढ़िया से आप इस बात को समझ लीजिए ताकि आपको किसी प्रकार का हचपच ना हो जाए। तो हम इस जगह 3 को इस बात आपको दिखा देते हैं। आप सभी बच्चे ध्यान से इसको रखिएगा, ध्यान से दीजिएगा। तो यदि हम पहले 2019 के पहले, ये कितना से 2019 यानी 2019 के पहले की बात करें तो भारत में क्या था अपना 28 + 6 + 1। तो ये 28 क्या था भाई, ये था अपना स्टेट्स, ये था राज्य, ये क्या था, ये राज्य था। और 6 क्या था भाई, केंद्र शासित प्रदेश था, यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया, यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया, यानी ये क्या था, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित ये क्या था, ये केंद्र शासित प्रदेश। और ये क्या था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ये था राष्ट्रीय नेशनल कैपिटल टेरिटोरी दिल्ली। इसको हम लोग कहते हैं नेशनल टेरिटोरी। ये क्या है, नेशनल टेरिटोरी, इंडियन नेशनल टेरिटोरी दिल्ली, ये हम लोग कहते हैं, ये इंडियन नेशनल टेरिटोरी, ये है दिल्ली। यानी ये क्या है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, ये है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यानी नेशनल कैपिटल टेरिटोरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ये क्या है, ये दिल्ली। तो ये कब व्यवस्था थी, ये 2019 से पहले की व्यवस्था थी। लेकिन 2019 में ये व्यवस्था में थोड़ी तब्दीली आ गई और 2019 में क्या कर दिया गया, ये क्या हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर 2 बात यहाँ पर दिखाया गया, यहाँ पर 2 बीजेपी की सरकार ने क्या कर दिया, इस जगह 2 बात यहाँ पर कर दिया बीजेपी की सरकार ने। ये बीजेपी की सरकार ने इसमें कौन सा काम कर दिया भाई, तो यूनिटी ऑफ इंडिया को लेकर के यहाँ पर क्या कर दिया, ये 2 बात यहाँ बना दिया, ये यूनिटी पर। तो ये वाला पोर्शन क्या कर दिया, ये है जम्मू कश्मीर, ये क्या हो गया, जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर। और ये वाला पोर्शन क्या कर दिया, लद्दाख, ये लद्दाख। तो दोनों को यहाँ पर क्या कर दिया, 2 भागों में बांट दिया, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1 इज दैट जम्मू कश्मीर और दूसरा क्या कर दिया, लद्दाख। और इसको किसके अंतर्गत रख दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत रख दिया गया। तब क्या हो गया, 28 प्लस कितना हो गया, तो पहले था 7, तो 7 दूनी 9 हो गया। तो भाई 9 को जब हो गया तो फिर यहीं पर आप देखिएगा, इस जगह दादर दमन द्वीप है, यहाँ पर दमन द्वीप और दादर नागर हवेली, ये है दमन और ये है द्वीप। और यहीं पर क्या है, दादर, ये है दादर नागर, ये क्या है, हवेली। तो ये दोनों को फिर क्या कर दिया गया, ये 20 में मिला करके 1 कर दिया। तो जो 9 गो था यूनियन टेरिटोरी, उसमें 1 घटा दिया गया, तो फिर ये क्या हो गया, 28 प्लस ये क्या हो गया, 8। यानी कहने का मतलब ये क्या हो गया, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अभी है। तो अब पहले क्या प्रोविज़न था भाई, तो पहले प्रोविज़न ये था कि यदि 3 के तहत यदि जम्मू कश्मीर के साथ यदि किसी प्रकार का बात करना चाहेगा कि जम्मू कश्मीर का हम नाम बदलें, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र बदलें, जम्मू कश्मीर की सीमा बदल दें, इसका बाउंड्री बदल दें, इसको हम आइदर रिड्यूस और एक्सटेंड, हम क्या कर दें, आइदर रिड्यूस एंड व्हाट, एक्सटेंड, हम क्या करें, ये एक्सटेंड करें, एक्सटेंड। तो ये चीज़ किससे लेना पड़ता था सहमति, जम्मू कश्मीर के विधानसभा से सहमति लेनी पड़ती थी। लेकिन जब से इसको 2019 में अलग कर दिया गया, तब इस प्रकार की सहमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। अब ऐसा कार्य करने के लिए अब किससे सहमति लेनी होगी, ये राष्ट्रपति से सहमति लेनी होगी। इसलिए हमने यह बात आपको क्लियर कर दिया और ये बात बता दिया कि साहब वर्तमान समय में जो स्थिति बनी हुई है, वो हमारा जो भारत है उसको अब करीब करीब क्या कर दिया गया है, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया हो चुका है। ये यूनिफिकेशन ऑफ ये क्या हो चुका है, ये इंडिया हो चुका है। कहे जम्मू कश्मीर को भी अब क्या कर लिया गया, जो धारा 370 था उसको समाप्त करके सीधी बात किससे मिला दिया गया, भारत में मिला दिया गया। इसलिए किनका, यानी कह सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना साकार हो गया। इस प्रकार से हम लोगों ने आज बात किया, किसका बात किया, भाग 1 का। क्या भाग 1 का बात कर लिया कि भाई कितने आर्टिकल हैं, तो हमने आपको बता दिया
1 से लेकर के 4 है और चारों आर्टिकल का मैंने आपके साथ व्याख्या कर दिया। मैं मानूं कि आप मेरी बात को बेहतर तरीके से समझे होंगे, ध्यान से समझे होंगे। इतना लेक्चर देने का मतलब मेरा एक ही है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर को हम बढ़ा दें, आपकी समझदारी को बढ़ा दें, ताकि पीटी के साथ साथ मेंस एग्जामिनेशन में भी आप क्या कर सकें, बेहतर कर सकते हैं। आई होप दैट आपने मेरी भाषा को बेहतर तरीके से समझा होगा और आगे भी समझेंगे। और आप घबराइए नहीं, मैं पूरा इंडियन पॉलिटी, पूरा जीएस इसी प्रकार से वीडियो डाल करके पढ़ाते रहूँगा। और मैंने पहले ही कह दिया कि यह मेरा कार्य क्या चल रहा है, लोक कल्याणार्थ कार्य चल रहा है। लोगों का यदि भला हो जाए तो इसमें मेरा क्या जाता है। आप अपने मित्रों को इसमें जरूर जोड़िए, उनको जरूर मदद करिए। यही है सबसे बड़ी बात। सबसे बड़ा धर्म होता है मानव सेवा। आप भी अपने मित्रों को जोड़ें और सेवा भाव के द्वारा अपना धर्म, अपना कर्म को पूरा करें, ताकि आपको भी क्या मिल सके, अंदर से आपको भी संतुष्टि मिल सके। यस, ऑल्सो आई हैव डन सम बेटर थिंग फॉर ऑल। थैंक यू, मैनी मैनी थैंक्स।